जय हिंद, नमस्कार, खम्मा गणी। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूँ एसके कोचिंग क्लासेज का राजस्थान जीके का स्पेशल जो हमारा ये बैच चल रहा है, स्पेशल जो सीरीज चल रही है उसमें से सीरीज नंबर 2 जो आपके पीटीईटी, बीएसटीसी और जो अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। और करते हैं इसकी शुरुआत और देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है बच्चों, रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमझोल मध्यकालीन जो मारवाड़ है उसके शरीर के किस भाग से संबंधित आभूषण है? आभूषण के बारे में अपन पढ़ते ही हैं बच्चों। और इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उसमें दे रखा है पहला आपका कमर, दूसरा नाक, तीसरा पैर और अंगुली। तो बताओ बच्चों इसमें से आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप महिलाओं के आभूषण के बारे में जानते हैं, अभी मम्मी है, भाभी है, आपके जो भी स्त्रियां हैं वो आभूषण उनका श्रृंगार का प्रमुख एक अंग है, तो उसमें से आप जानते होंगे कौन सा होगा इसका। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों रमझोल। रमझोल पहना जाता है पैर में। और जो ये रमझोल आभूषण है ये पैर में आपने देखा जो पायजेब की जो बड़ा रूप होता है उसमें खूब सारे घुंघरू होते हैं और वो पैरों में पहना जाता है। इसके अलावा पैरों में और जैसे अगर बात करें तो अपन क्या बोलते हैं उसको, पायल, ठीक है, पायल। और अपने मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, और जो अपने स्थानीय भाषा में उसको पहनते हैं छड़े, ठीक है बच्चों। ये है जो प्रमुख है पैरों के आभूषण है। और अगर बात करें अंगुली की तो अंगुली के अंदर अपन पहनते हैं वैसे बीठी, ठीक है, बीठी। और एक जो इसके अंदर हुआ करता है बीठी के अलावा जो बीठी और इसके अलावा एक हुआ करता है बच्चों अरसी। जो अरसी स्पेशल है जो हाथ के अंगूठे में पहना जाता है, अंगूठे में पहनने वाला आभूषण है। अगर नाक की बात करें तो नाक के अंदर नथ, चाप, ठीक है, और जो लौंग और लूंग भी बोलते हैं, कानों में पहनते हैं और इनको नाक में पहना जाता है छोटी बच्चों के लिए। कमर, कमर की बात करें तो तगड़ी, करधनी, ये आदि आभूषण है जो महिलाओं द्वारा इनको धारण किया जाता है। उसके अलावा अगर और बात करें तो महिलाएं जो सिर पर आभूषण जो पहनती है या बांधती है उन्हें बोला जाता है बच्चों चूड़ा रत्न। चूड़ा रत्न है ना, ये ध्यान रखना, सिर पर धारण करने वाले आभूषण को बोला जाता है चूड़ा रत्न। देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? पृथ्वीराज राठौड़ जिन्हें आप जानते होंगे ये अकबर के दरबारी कवि भी थे, ठीक है। और इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है वेली कृष्ण रुक्मणी की, वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? पहला ऑप्शन है पिंगल, दूसरा डिंगल, मारवाड़ी या संस्कृत। जैसे आपको पता होगा शायद बच्चों कि जो पृथ्वीराज राठौड़ थे इनके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें ऑप्शन देखने से पहले अपने, तो उसके अंदर बात करें तो पृथ्वीराज राठौड़ है जो ये बीकानेर के थे, ठीक है। और जो इनके पिता थे वो कल्याणमल जी थे जो बीकानेर के राजा थे। और इनके जो भाई थे वो आप उनको जानते होंगे रायमल, जो अकबर के प्रमुख सेनापति भी थे और बाद में जाके बीकानेर के राजा भी बने। और जो पृथ्वीराज राठौड़ थे ये स्वयं भी अकबर के दरबारी कवि थे और अकबर के ही दरबार में रहा करते थे। और यह है जो वीर रस की कविताएं और जो काव्य थे उनको लिखने का कार्य करते थे। और साथ ही बहुत अच्छे योद्धा भी थे, कटार और कलम दोनों के स्पेशल धनी थे। और जिन्होंने पुस्तक लिखी थी वेली कृष्ण रुक्मणी की, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के परिणय की ये जो कथा है इसको लिखा गया था इन्होंने बच्चों डिंगल भाषा में, ठीक है, डिंगल भाषा में इसका रचना की गई थी। और इसी रचना के लिए जो इनके समकालीन कवि हुआ करे वो थे दुर्सा आड़ा। दुर्सा आड़ा जी है, दुर्सा आड़ा जी ने इसे इस रचना को मतलब पृथ्वीराज की जो रचना इसे 5वां वेद व 19वां पुराण की संज्ञा दी थी, ठीक है। जो ये करती थी शानदार थी कि इसके लिए दुर्सा आड़ा जी है उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद और 19वां है जो इसका पुराण की संज्ञा दी थी, ठीक है बच्चों। इसकी रचना है जो इन्होंने करी थी जो पृथ्वीराज जी ने
1580 ईस्वी के अंदर इसकी रचना करी गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। गींदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? राजस्थान के जो लोक नृत्य है उनकी बात हो रही है बच्चों। गीदड़ नृत्य है ना, ये गीदड़ नृत्य है, इसका संबंध किस स्थान से है? पहला ऑप्शन है मारवाड़, दूसरा शेखावटी और तीसरा ढूंढाड़ और वागड़। ठीक है बच्चों, तो इसका संबंध है जो कौन से क्षेत्र से है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र से गीदड़ नृत्य का संबंध है और ये होली के स्टार्ट होता होली के दिन के आसपास और अगले 7 दिनों तक चलता है। गीदड़ नृत्य है जो ये होली से शुरू होकर अगले 7 दिनों तक है जो ये चलता है। इसमें है जो और ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ये भी बात ध्यान रखना बच्चों। जो ये गीदड़ नृत्य है वो पुरुष प्रधान है, इसमें जो महिलाएं हैं वो भाग नहीं लेती है। ठीक है, और इसमें पुरुष है जो दोनों हाथों में लकड़ियां लेकर ढफ, चंग और ढोल जो है उनकी आवाज़ पर जो वाद्य यंत्र काम लेते हैं, ढफ, चंग व ढोल की आवाज़ पर है जो इसको खेला जाता है। और इसके अंदर है जो ये स्पेशली ढूंढाड़ क्षेत्र, शेखावटी के पास में ही ढूंढाड़ क्षेत्र में इसको ढूंढाड़ क्षेत्र नहीं, शेखावटी में ही इसमें जो अलग अलग जैसे वो नाट्य कला की जैसे सेठ सेठानी, जादूगर आदि इसके अंदर है जो ख्याल बनाए किए जाते हैं या जो रचनाएं होती है उसके अंदर जो जिसके ऊपर इनको ये गीदड़ नृत्य किया जाता है वो होता है सेठ सेठानी और जादूगर आदि है, इनके ऊपर जो इसका मंचन किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है या उनको है जो संग्रह किया गया, उनकी जो प्रवचन थे, उनकी जो प्रमुख शिक्षाएं थी। तो दादू पंत जी का जो साहित्य किस भाषा में है? पहला ऑप्शन है मारवाड़ी, दूसरा बागड़ी, मेवाती और ढूंढाड़ी। जैसे आपको पता ही होगा बच्चों कि संत दादू दयाल जी है जो इनका प्रमुख स्थान है वो कहाँ पर है? इनका प्रमुख स्थान है नरेना जयपुर। ठीक है बच्चों, फुलेरा के पास में पड़ता है वैसे ये। ठीक है, और जो दादू जी थे इनके बारे में बात करने से पहले अपन देख लेते हैं कि इनका जो किस भाषा में संग्रहित किया था। इनके जो प्रमुख है इनकी भाषा थी वो थी ढूंढाड़ी भाषा में। जो इनके जो प्रवचन है, इनकी जो भी बोलियां उनको ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित किया गया था। और बात करते हैं दादू दयाल जी की, इनका जन्म हुआ था बच्चों गुजरात क्षेत्र में स्पेशली अहमदाबाद के अंदर उसका है जो लगा था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। और जो इन्होंने जितने भी प्रवचन दिए थे या जो भी उनकी भाषा थी, उनकी प्रवचन की जो भाषा थी वो थी सदुकड़ी, सीधी सपाट भाषा में उन्होंने जो साधु लोग काम में लेते उस भाषा में उनका प्रयोग किया था। और जो इनकी जो भी रचनाएं हैं उनको दादू का दोहा, दादू की वाणी वगैरह जो इनकी जो भाषा है, इनका जो साहित्य है दादू की वाणी। ठीक है, और ये जो है इन सभी को ये जो इनके जो अनुयायी थे उनके द्वारा ढूंढाड़ी भाषा के अंतर्गत इनको वापस संग्रहित किया गया था। ठीक है बच्चों, और इन्होंने है जो अहमदाबाद में जन्म लिया और उसके बाद में है जो कुछ समय बाद में इनके जो गुरु थे बुड्ढन, ठीक है, वर्धानंद इनके गुरु थे, बुड्ढन यानी वर्धानंद जी महाराज थे। उनसे उन्होंने क्या ली? दीक्षा ली। और वहाँ से वो अहमदाबाद को छोड़ के जो सांबर क्षेत्र में आगे बस गए थे और 1568 के आसपास वहाँ आ गए थे। और उन्होंने जब नागौर में दरबार लगाया था अकबर ने, तो उनसे मिलने की, भेंट करने के लिए उन्होंने पैदल यात्रा भी की थी, वहाँ तक गए। और उसके बाद में है जो अपने अंतिम समय में सांबर को छोड़ के जयपुर के फुलेरा के पास में जो नरेना है वहाँ पर आकर उन्होंने अपना आश्रम खोल लिया था। और वहीं पर है जो उन्होंने अपनी देह त्याग की थी। इन्होंने जो नरेना में ही दादू जी ने अपनी देह त्याग की थी। ठीक है बच्चों, और वहीं पर एक पास में एक बेराना करके पहाड़ी है, बेराना पहाड़ी है, वहीं पर एक गुफा है जिसे दादू खोल कहा जाता है। वहाँ पर इनकी इच्छा के अनुसार है जो इनकी देह को वहीं पर
है जो रखा गया था। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से जानते हैं? ठीक है बच्चों, तो इसका पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा मेहरानगढ़, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। तो इसका सही ऑप्शन जो आंसर होगा अब वो होगा अजमेर। अजमेर में गढ़बीटली है। ठीक है, और इसे जो अजमेर जो शाहजहाँ थे उनके एक सामंत हुआ करते थे, विट्ठल दास गोड। ठीक है, उन्हीं के नाम पर है जो इसको बाद में गढ़बीटली कहा गया था। और वैसे जो इसका निर्माण है वो 7वीं शताब्दी में अजयपाल जी द्वारा इसका निर्माण, ठीक है, सॉरी बच्चों, इसको 11वीं शताब्दी करना आप। ठीक है, 11वीं शताब्दी अजयपाल जी द्वारा इसका है जो निर्माण करवाया गया था, और इसीलिए अजमेर को अजय मेरू भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं मेहरानगढ़, जिसे आप गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अचलगढ़ है जो बच्चों सिरोही में है। ठीक है, देवड़ा चौहानों की जहाँ पर शाखा है। और कुंभलगढ़ के बारे में आप जानते हैं, इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। राणा कुंभा द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, फिर है बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। तो बच्चों बताइए, इसमें से आपने पहले नाम भी सुना होगा, जैसे आपने काफ़ी नाम सुने हैं, काजरी, आफरी। ठीक है, तो वैसे ही केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन, सॉरी, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बच्चों बीकानेर। बीकानेर में ये एक बीचवाल जगह है, वहाँ पर है जो ये 1993 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा बीकानेर की ओर बात करें तो बीकानेर में ही है जो पुष्ट संस्थान भी है। ठीक है बच्चों, बेयर संस्थान भी है वहीं पर। ठीक है, और वहीं पर ये बेयर संस्थान भी बीकानेर में ही है। अगर बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर के अंदर है जो, अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर है बच्चों काजरी। ठीक है, काजरी जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है, जो 1959 में है जो इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यहीं पर है जो दूसरा संस्थान है वो है आफरी, जो शुष्क वन अनुसंधान क्षेत्र, जो 1988 के आसपास है जो इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, ये केंद्रीय जो ये काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में अलग अलग ईयर की है। अगर बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर में कौन सा संस्थान है? बाड़मेर में है बच्चों बाजरा अनुसंधान केंद्र, राजस्थान का बाजरा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और श्री गंगानगर की बात करें तो श्री गंगानगर के अंदर है बच्चों कपास अनुसंधान केंद्र। कपास अनुसंधान केंद्र। ठीक है बच्चों, वापस एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है जो वो है बीकानेर के बीचवाल में, जिसको 1993 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा बात करें तो बीकानेर में ही उष्ट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र भी है और बेर संस्थान भी है। और उसके बाद में अगर बात करें जोधपुर की, तो आफरी और काजरी वहाँ पर है, और बाड़मेर में है बाजरा अनुसंधान केंद्र। इस प्रकार भरतपुर की बात करें तो सेवर में है जो सरसों अनुसंधान केंद्र भी है। अगर भरतपुर की बात करें साथ में ही अपन, भरतपुर में सेवर जो है वहाँ पे सरसों अनुसंधान केंद्र है। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहार जो थे वो पहले गुजरात और उत्तर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान है उनकी तरफ उनकी जो प्रमुख राज हुआ करता था। तो इसी के अंदर अगर बात करें गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी, तो पहला ऑप्शन है बच्चों पी लो में लो भीनमाल, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, मांडव्यपुर जोधपुर, जांगड़ बीकानेर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का अकॉर्डिंग बात करें तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों
पीली मोलो। पीली मोलो आप नाम पहली बार सुना होगा, इससे पहले पढ़ा होगा तो सुना होगा आपने। अगर गुर्जर प्रतिहारों की बात करें अपन, तो गुर्जर प्रतिहार है जो इसका जो संस्थापक थे उसे हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो इसका वास्तविक संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम। ठीक है, ये इसका संस्थापक और ये इसका वास्तविक संस्थापक। इन्होंने अपने साम्राज्य गुर्जर प्रतिहारों के साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा फैलाया उत्तर पूरे भारत में। तो इसमें पीली मेलो की बात करें तो पीली मेलो भीनमाल है। इसका नाम इसलिए है कि राजा हर्षवर्धन के काल में सम्राट थे, उनके समय भारत में हेन्सवांग करके एक जो चीनी यात्री थे, उन्होंने भारत की यात्रा करी, और भारत की यात्रा करी तो इस जो गुर्जर प्रतिहारों का क्षेत्र था उसे गुर्जर देश नाम दिया था इसने, और जो इसकी राजधानी थी उसे बताया था पीली मेलो, और जो गुर्जर देश था उसका नाम दिया था उन्होंने किलीचो। ठीक है, तो इन्होंने यात्रा करी थी, अपनी जो इसकी पुस्तक थी सीयू की पुस्तक थी, इसके अंदर उन्होंने गुर्जर देश जिसे कीचिलो कहा था, और जो इसकी राजधानी थी गुर्जर देश की, जिसे आप पीली मेलो के नाम से जहाँ इसकी राजधानी थी उसे कहा था पीलो मोलो। ठीक है, जिसे आप आज वर्तमान में भीनमाल के नाम से जानते हैं, और भीनमाल का जो पुराना नाम है वो श्रीमल भी इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, और बात करें बूढ़ा पुष्कर की, तो ये पुष्कर जो बूढ़ा पुष्कर है अजमेर के पास में, ये फेमस स्थान है, बहुत ही पवित्र स्थान है। और मांडवीपुर की बात करें, जोधपुर जिसे आप मंडोर के नाम से जानते हैं, और ये राठौड़ की पहले राजधानी थी राव जोधा के समय, उससे पहले भी। ठीक है, और जांगल प्रदेश है, ये जांगल प्रदेश बीकानेर के राठौड़ों का क्षेत्र रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कौन से थे बच्चों, बीकानेर के जो राठौड़ थे उनका क्षेत्र रहा, और ये जोधपुर के जो है ये भी राठौड़ है, उनकी पूर्व में राजधानी रह चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? राणा सांगा भारत के महान जो एक राजा है वो रहे हैं, उन्होंने उनकी जो कई अनेक उपलब्धियां, उसी में से एक जो बात करते हैं, अगर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के युद्ध की बात करें, तो जब दिल्ली सल्तनत में जो दिल्ली में जो केंद्र में जो इब्राहिम लोदी का साम्राज्य था, और राजस्थान में इधर मेवाड़ का साम्राज्य काफ़ी फैल चुका था और बहुत ही अधिक शक्तिशाली हो चुका था, तो उस समय दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो सर्वप्रथम युद्ध हुआ था उनके बीच में, उनकी बात करें ऑप्शन में दे रखा बेटा पानीपत, खातौली, नागौर और उदयपुर। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बच्चों खातौली का युद्ध। जो खातौली का युद्ध है जो हुआ था बच्चों इनके बीच में 1517 ईस्वी में, इसके अंदर जो सांगा, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी आमने सामने हुए थे। इसमें लोदी की हार हुई और राणा सांगा जीत चुके थे, लेकिन जो इब्राहिम लोदी है अपनी हार का बदला लेने के लिए कुछ ही समय बाद में पुनः 1518 धौलपुर बाड़ी का जिसे आप युद्ध बोलते हैं, धौलपुर बाड़ी में वापस जो अपने सेनापति है उनको राणा सांगा से बदला लेने के लिए भेजा। मियाँ माखन और मियाँ हुसैन को है जो इनसे अपनी हार का बदला लेने के लिए भेजा, लेकिन एक बार पुनः राणा द्वारा इनको शिकस्त दी गई, और इस प्रकार से जो इनका साम्राज्य पूरा जो है तितर बितर हो गया। और पहले युद्ध के अंदर क्या हुआ था कि इन्होंने इब्राहिम लोदी के एक पुत्र था, उसको पुत्र को सांगा द्वारा बंदी बना दिया गया, और इससे जो इब्राहिम लोदी से युद्ध का हर्जाना लेके वापस उसको छोड़ा गया था। अगर बात करें अपन पानीपत की, तो पानीपत है जो बच्चों, पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए। ठीक है, पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए। जो पानीपत प्रथम की बात करें अपन तो 21 अप्रैल 1526 को युद्ध हुआ था। उसमें राणा सांगा वर्सेस बाबर द्वारा तुगलुमा पद्धति का प्रयोग करके राणा सांगा इसमें हार गए थे, और बारूद का प्रयोग किया गया था, और इसको बाबर द्वारा जिहाद या धर्म युद्ध भी घोषित किया। इसके बाद में भारत में है जो मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। और उसी के बाद में अगर पानीपत सेकंड की बात करें अपन, इसी में ही पानीपत सेकंड इसकी बात करें तो इसके अंदर है जो ये 1556 में हुआ था बच्चों, और इसके अंदर है जो
अकबर वर्सेस दिल्ली का राजा था उस समय हेमचंद्र जिसे आप हेमू के नाम से भी जानते हैं। उनके बीच में युद्ध हुआ था। इसमें है जो अकबर ने विजय प्राप्त की और हेमचंद्र को उसमें बंदी बना ले गया और बाद में मार दिया गया। और पानीपत थड़ की बात करें बच्चों, पानीपत थड़ की, तो ये हुआ था 1761 के अंदर। ठीक है, 1761 के अंदर है जो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस इधर तो जितने भी मराठा थे, मराठा साम्राज्य था, इसमें स्पेशली सदाशिव पेशवा थे। सदाशिव भाऊ वो सेनापति थे। इसके अंदर अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठों की इसमें करारी शिकस्त हुई थी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1837 ईस्वी में बीजक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? अब बात करते हैं अशोक के जो शिलालेख है उनके बारे में। तो बीजक की पहाड़ी बेराट में जो इसका शिलालेख मिला था वो किसने खोजा था? अगर अपन बात करें अशोक के शिलालेखों की, थोड़ी सी पीछे चले तो बेराट बात कर रहे हैं अपन। तो बेराट है जिसे आप विराट नगर के नाम से भी जानते हैं, जो मत्स्य जो जनपद था उसकी राजधानी रही थी ये। ठीक है बच्चों, इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है कैप्टन बर्ट, कर्नल जेम्स टॉड, कैप्टन हॉकिंस और आरसी अग्रवाल। अगर इसमें बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही उत्तर की, तो उसका सही उत्तर होगा कैप्टन बर्ट द्वारा है जो अशोक की जो ये शिलालेख है उनको बीजक की पहाड़ी से खोजा गया था, बेराट से, जिसे बोला जाता है बच्चों भाबरू का शिलालेख। और जो अशोक की शिलालेख है उनको सर्वप्रथम पढ़ने की जो कोशिश करी थी वो जेम्स प्रिंसेप था। उन्होंने जो इसको अशोक शिलालेखों को, अगर इसी में बात करें शिलालेखों को स्वर पढ़ने वाले पहले व्यक्ति की, तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने पढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी। और जो कैप्टन बर्ट है उन्होंने भाबरू का शिलालेख को खोजा था। और भाबरू के शिलालेख की अगर बात करें तो इसी के अंदर अशोक द्वारा बौद्ध धर्म, व संघ में अपनी है जो आस्था उन्होंने व्यक्त करी थी। और साथ ही इसी शिलालेख के अंदर है जो इसी शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है बच्चों, अगर बात करें कर्नल जेम्स टॉड की दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। और इनकी दो कृतियां थी, एनल्स एंड एंटीक्यूटी। ठीक है बच्चों, और एक थी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट। ठीक है, दो कृतियाँ थी इनकी। जो इसमें से है जो एनल्स है जो बहुत ही फेमस है, जो दो खंड में है जो अलग अलग प्रकाशित हुई थी। ठीक है, एक हुई थी 1829 में इनका पहला पार्ट आया था और 1834 में जो इसका दूसरा भाग है जो प्रकाशित हुआ था। और बात करें सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट की, जो इसका पहला पार्ट है वो 1823 में मुंबई से है जो प्रकाशित हुआ था। और एक बात और इसकी ओर बात करें, थोड़ा पीछे चलते तो भाबरू शिलालेख, तो ये जो शिलालेख है अभी वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में है। कोलकाता संग्रहालय में इसको सुरक्षित रखा गया है।
ठीक है बच्चों। और वापस चलते हैं कर्नल जेम्स टॉड की तरफ। तो कर्नल जेम्स टॉड है जो एक सैनिक के रूप में भारत आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्होंने काम किया था। और यह राजपूताना में जब उनकी ड्यूटी लगी तो इतना लगा हुआ यहाँ की गौरवशाली परंपरा और राजपूताना के इतिहास को, तो उन्होंने पढ़ने की इच्छा की वजह से जो राजस्थान के जितने भी ग्रंथ थे उनको एकत्रित किया और अपनी भाषा में उन्होंने उसको लिखा। और कई बार एक प्रश्न भी पूछा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड के गुरु कौन थे? उन्होंने जो यहाँ पर जो भाषा सीखी, अध्ययन किया, उनके गुरु का नाम कई बार पूछा जाता है। तो उनके गुरु का नाम था बच्चों यति ज्ञानचंद्र। इनके गुरु थे बच्चों यति ज्ञानचंद्र जी। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है। अगर बात करें कैप्टन हॉकिंस की, ऑप्शन में दे रखा है कैप्टन हॉकिंस है जो प्रथम अंग्रेज अधिकारी था जो 1603 के आसपास भारत आया था। 1613 में आया था और लगभग 1645 तक 13-14 साल वो भारत में रहा था। ठीक है। और जहांगीर के दरबार में ये आया था। ठीक है, जहांगीर के समय ये भारत आया था। और ये जिस जहाज से भारत आया था उस जहाज का नाम था बच्चों हेक्टर। और जहांगीर द्वारा कैप्टन हॉकिंस को है जो इसे खान की उपाधि दी गई थी। खान की उपाधि प्लस 400 जात का मनसबदार इसे बनाया गया था। और बात करें तो जो कैप्टन हॉकिंस है वो फारसी का बहुत ही बड़ा ज्ञाता था, फारसी बोलने में बहुत ही एक्सपर्ट था, फारसी भाषा का जानकार था। ठीक है। और ये जो इनका आने का उद्देश्य था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में है जो व्यापारिक अनुमति या व्यापारिक सहमति प्रदान करने लेने के लिए वो यहाँ पर भारत में आए थे। ठीक है बच्चों। और आगरा के दरबार में इन्होंने जहांगीर से भेंट करी थी। बात करें संभ सभा की, अगला प्रश्न की, तो संभ सभा की स्थापना किसने की थी? संभ सभा की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है इसमें गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, रामनारायण चौधरी, गोपाल सिंह खरवा। अगर सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें सही का ऑप्शन होगा सही गोविंद गुरु। गोविंद गुरु द्वारा है जो 1903 में भीलों के सामाजिक व नैतिक सुधार के लिए है जो संभ सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और जो बिलों में जो कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करने के लिए गोविंद गिरी द्वारा एक राजनीतिक चेतना के लिए भी इसको कह सकते हैं आप, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और जो इसका है संभ सभा का प्रतिवर्ष सम्मेलन होता था मानगढ़ पहाड़ी पर, जो अभी वर्तमान में बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी है, वहाँ पर इसका प्रतिवर्ष सम्मेलन होता था। उसी समय जब 1913 की बात है, जब वहाँ पर सम्मेलन हो रहा था तो सभी भील आसपास के हैं जो इनके धूणे पे इकट्ठे हो रहे थे। उसी समय अंग्रेजी सरकार द्वारा इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और लगभग 1500 के आसपास है जो भील भाई है जो वहाँ पर शहीद हुए थे। और इसीलिए इस मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला भी कहा जाता है। और गोविंद गुरु को उनको कैद कर लिया गया और उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए राजस्थान में प्रवेश के। ठीक है बच्चों। तो मानगढ़ धाम है तो इसको आप बोलते हैं, मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला भी कहा जाता है। इसमें लगभग 1500 जो भील है वो शहीद हुए थे। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा वहाँ पर मानगढ़ धाम में पैनोरमा भी बनाई गई है और उस मानगढ़ धाम का स्मारक भी वहाँ पर बनवाया गया है। बात करें मोतीलाल तेजावत की इसके बाद में ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो मोतीलाल तेजावत है जो एक ही आंदोलन के लिए, ठीक है बच्चों, इसे मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इसको जाना जाता है जो 1913 में हुआ था। ठीक है बच्चों। मोतीलाल तेजावत की बात करें तो मोतीलाल तेजावत है जो एक ही आंदोलन से जुड़े थे, एक ही आंदोलन के प्रणेता थे ये। और रामनारायण चौधरी की बात करें तो ये शेखावटी के किसान आंदोलनों के ये है जो
किसान आंदोलनों के जो ये नेता थे। ठीक है बच्चों। और बात करें गोपाल सिंह जी खरवा की, तो गोपाल सिंह खरवा को आप जानते होंगे, जो ब्यावर के पास में खरवा जो गांव है वहाँ के ठिकानेदार थे। और इनको है जो अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। और इनको है जो बाद में टाड़गल जेल में काफ़ी समय तक लगभग 4 वर्ष तक इनको नज़रबंद रखा गया था। इनको टाड़गढ़ जेल में नज़रबंद किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के आरोप के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी बच्चों? ऑप्शन देखते हैं। पहला मीठालाल व्यास, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री और मघाराम वेद। अगर अपने पिछली क्लास की बात करें तो उसमें भी हमने मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी बच्चों माणिक्यलाल वर्मा ने। आपको जानकारी होगी माणिक्यलाल वर्मा ने है जो बलवंत सिंह जी जो मेहता थे उनको इनका प्रथम अध्यक्ष बनाया था। और प्रथम जब इसका अधिवेशन हुआ था तब ये प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और हीरालाल शास्त्री जी की बात करें इसमें तो ये जो जयपुर प्रजामंडल से जुड़े थे। ठीक है, कपूरचंद पाटनी के साथ में इन्होंने और अर्जुनलाल सेठी के साथ 1931 में है जो इसकी स्थापना, प्रजामंडल की स्थापना में इन्हें सहयोग किया था। मघाराम वेद की बात करें तो उन्होंने 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। और मीठालाल जी व्यास की बात करें तो मीठालाल जी व्यास है जो मीठालाल व्यास है जो जैसलमेर प्रजामंडल से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और हीरालाल शास्त्री की बात करें तो ये राजस्थान के पहले पीएम, पहले सीएम और पहले मनोनीत सीएम भी रह चुके हैं। और इन्होंने जो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना भी करी थी। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? राजस्थान के एकीकरण की बात हो रही है। ठीक है, इसमें जो पहला ऑप्शन है 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949 और 26 जनवरी 1950। ठीक है बच्चों, तो बताइए पहला ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 18 अप्रैल 1948 को है जो मत्स्य संघ है जो राजस्थान संघ में इसका विलय हुआ था। ठीक है बच्चों, और जो मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ के अंदर अलग अलग जो स्टेट थे वो थे, इसे आप शॉर्ट में ABCD के नाम से अपन जानते हैं। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर है जो वो थे, उन्होंने अपना संघ बनाया। और उसके बाद में जो 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान संघ में उनका विलय हुआ। और अगला जो ऑप्शन देखते 30 मार्च 1949, जिसे आप राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, और बात करें 15 मई 1949 की, तो 15 मई 1949 को है जो मेवाड़ द्वारा राजस्थान संघ के अंदर विलय किया गया। और उसी के बाद से राजस्थान संघ है जो बृहत्तर राजस्थान कहलाया था। ठीक है, जो मेवाड़ है, मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 जिसे आप संविधान की जो भारतीय संविधान है वो भारत में लागू किया गया था। और इसे ही अपन है जो इंडिपेंडेंस डे या गणतंत्र दिवस के रूप में आज मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? यह प्रश्न स्पेशल पढ़े, नहीं गई थी। पहला ऑप्शन अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री और कालीबाई। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों कालीबाई। कालीबाई क्यों नहीं गई थी कि कालीबाई मात्र 13 वर्ष की आयु में ही अंग्रेजों द्वारा इनको शहीद कर दिया गया था। कालीबाई है जो रास्तापाल गांव की 13 वर्षीय एक बालिका थी, विद्यार्थी थी।
जब अंग्रेजों द्वारा सभी स्कूलों और जो शिक्षण संस्थान थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो उस समय जो डूंगरपुर का रास्तापाल गांव है वहाँ पर है जो इनके गुरु थे, टीचर थे, इनके शिक्षक सेंगा भाई द्वारा जब स्कूल को बंद करने से मना कर दिया गया तो अंग्रेजों द्वारा ट्रक के पीछे सेंगा भाई को बांधकर खींचा जा रहा था। उसी समय जो काली बाई है एक चारे का गट्ठर लेके आ रही थी, उन्होंने देखा कि मेरे गुरु को इस प्रकार अपमानित किया जा रहा है, तो उन्होंने अपने हंसिए से वो रस्सी काट दी और सेंगा भाई को तो बचा लिया, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों द्वारा काली बाई पर अंधाधुंध फायरिंग की गई जिससे उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। ठीक है बच्चों, अगर बात करें अंजना देवी की, तो अंजना देवी है जो ये राम नारायण जी की जो चौधरी हैं शेखावटी आंदोलन के, उनकी पत्नी थी और ये प्रथम महिला राजस्थान की प्रथम महिला जो जेल गई थी। ठीक है बच्चों, और बात करें नारायणी देवी की, तो ये ML वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा जी की धर्मपत्नी थी और ये भी कई बार जेल जो जा चुकी थी प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। और रत्ना शास्त्री जी है जो ये हीरालाल जी जो शास्त्री हैं राजस्थान के प्रथम CM और मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे, इनकी पत्नी हैं। और इन्होंने है जो वनस्थली विद्यापीठ में जीवन कुटीर की जो है उनकी स्थापना, वनस्थली विद्यापीठ और जीवन कुटीर, ठीक है बच्चों, उसकी स्थापना करी थी और ये भी कई बार जेल जा चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? कौन से ऐसे लोक देवता थे जिनकी मृत्यु के बाद में है जो उनकी पत्नी है जो उनके साथ में सती हो गई थी? ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी और देव जी। अगर इसका सही ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही उत्तर देखा जाए तो वो है तेजा जी। तेजा जी है जो इनकी पत्नी थी पेमल दे है जो उनके साथ में सती हो गई थी। और तेजा जी के बारे में आप जानते ही हैं, जो इन्हें काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म खरनाल नागौर में हुआ था और इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम था लीलन, जो कई बार इनका घोड़ी का नाम भी पूछा जाता है, उसका नाम था लीलन। ठीक है बच्चों, और बात करें मल्लीनाथ जी की, तो मल्लीनाथ जी है जो ये अपने जालोर का जाना चाहिए, मल्लीनाथ जी है जो तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है। हड़बू जी है जो बेंगटी गांव फलोदी से संबंधित, और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई भी थे। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न, किस शासक को हसमत वाला राजा भी कहा जाता है? किस शासक को हसमत वाला राजा भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शेरशाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम व चंद्रसेन। जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर सही बात करें तो वह है राव मालदेव को हसमत वाला राजा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये है जो इन्होंने 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था, उसमें जेता और कुपा इनके सेनापति थे। और साथ में जो जब इनको छोड़ के चले गए तो उसके बाद में स्थानीय सरदार थे नाराजी चौहान और जेता कुपा जी मिलकर लगभग 8000 की जो इनकी सेना थी उन्होंने जो शेरशाह सूरी से बदला लिया था। और शेरशाह सूरी को आप जानते ही हैं, यह है जो 1544 में इनके विरुद्ध युद्ध लड़ने आया था और दिल्ली का बादशाह रह चुका है। उसकी जो प्रमुख उपलब्धि है वो है ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है बच्चों, और मानसिंह प्रथम की बात करें तो ये मानसिंह प्रथम है जो कछावा राजपूत आमेर के थे और ये अकबर के सेनापति भी रहे। हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप पर इन्होंने आक्रमण भी किया था जो असफल रहा। और राव चंद्रसेन की बात करें तो इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी इनको कहा जाता है। और प्रताप का अग्रगामी के नाम में भी जाना जाता है, जबकि ये राव मालदेव के जो है उन्हीं के पुत्र थे, उनके द्वारा जो चुने गए उत्तराधिकारी के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। ठीक है बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो आपके बहुत ही काम आएगा और अगली सीरीज में हम और भी प्रश्नों को और गूढ़ तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।